Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का लास्ट सेकेंड लेक्चर है यानी कि 17th लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें देखेंगे सेल साइकिल के बारे में एंड देन हम स्टेजेस एक एक करके सारी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज सिंगल सेल। हाँ, हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म उनकी लाइफ सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं, तब बाद में जाके वो मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है? एक तो उनमें ग्रोथ होनी चाहिए एंड सेकेंड रिप्रोडक्शन शो करना चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, सेल के डिवीजन के दौरान क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब जाके डिवीजन होती है? तो DNA replication and cell growth takes place. Next, all the processes like cell division, DNA replication, cell growth have takes place in a coordinated way. जो प्रोसेसेस है जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, DNA रेप्लिकेशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गया, वो ये सारी प्रोसेसेस एक कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले कुछ और स्टेप हो रही है फिर बाद में कुछ और हो रही है, तो फिर सेल डिवीजन तो प्रॉपरली होगा ही नहीं ना। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम, synthesizes other constituent of the cell, eventually divide into two daughter cell is called cell cycle. देखो, कुछ इवेंट्स का ऐसा सीक्वेंस जिसमें सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है ताकि वो सेल के अदर कंस्टिट्यूएंट्स को बना सके एंड इवेंचुअली वो सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है सेल साइकिल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में भी मेनली दो स्टेजेस होती है। एक तो होगी सेल की ग्रोथ and second one is the DNA का replication. First one is the cell growth and second is the DNA replication और DNA synthesis. तो सेल ग्रोथ में, सेल ग्रोथ हम किस टर्म में बात कर रहे हैं? सेल ग्रोथ साइज में या किस में? तो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, कंटिन्यूस होनी चाहिए। एंड सेकेंड इज द DNA रेप्लिकेशन, ओनली वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल की सिर्फ एक ही ऐसी स्टेज है जिसमें DNA रेप्लिकेशन स्पेसिफिकली होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स दैट इज DNA देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल। अब जो क्रोमोसोम या फिर DNA का जो रेप्लिकेशन हुआ है वो फिर डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी इक्वली एंड बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल साइकिल। की बहुत सारे इवेंट्स होंगे सेल साइकिल में एंड देन वो जीनोम डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद दीज इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सारे इवेंट्स जो है वो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं। देन फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ओके, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। अगर हम टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन कल्चर सेल हर 24 घंटे में डिवाइड करती है। ठीक है, एंड ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ऐसे नहीं है कि सारे सेल्स का या फिर सारे एनिमल्स का सेल साइकिल का जो डिवीजन होगा, टाइम स्पैन होगा, वो सेम होगा। नहीं, वो वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप। ठीक है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में 24 घंटे में सेल डिवाइड होती है। ईस्ट की जो सेल साइकिल होती है वो 90 मिनट्स की होती है। ठीक है, तो ये होगी सेल साइकिल की बेसिक चीज़ें। अब हम देखेंगे कि सेल साइकिल को मेनली दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द इंटरफेज एंड सेकेंड इज द एम फेज। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरफेज से। तो देखो, इंटरफेज को बोला जाता है रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को बोलते हैं रेस्टिंग फेज। इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज है वो है इंटरफेज। लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन। उसके बाद सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। क्या होता है इंटरफेज में? सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। तो कैसे प्रिपेयर करेगी? वो सेल ग्रोथ करेगी, है ना, खुद की साइज बढ़ाएगी, DNA का रेप्लिकेशन करेगी। ये होता है ऑर्डरली मैनर में। तो मेनली इंटरफेज अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल को कि आगे जाके डिवीजन हो सके। तो वो क्या क्या चेंजेस करती है? सेल की ग्रोथ एंड DNA का रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, उसके बाद इंटरफेज मेनली तीन फेजेस होते हैं। इंटरफेज के, इंटरफेज तीन फेजेस में डिवाइड होती है, G1, S एंड G2। तो हम सबसे पहले वन बाय वन देखेंगे। G यानी कि गैप, G का जो फुल फॉर्म है वो है गैप एंड S माने कि सिंथेसिस। ठीक है, तो गैप वन फेज, सिंथेसिस फेज एंड देन गैप टू फेज। तो हम सबसे पहले देखेंगे जीवन की। जीवन में क्या क्या होता है? तो देखो,
G1 is the interval between माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है, इस फेज में ग्रोथ कंटिन्यूसली होती है, कैरी आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, इसमें मेटाबॉलिज्म नॉर्मली होता है, सेल की ग्रोथ होती है एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन भी होता है G1 फेज में। उसके बाद एस फेज में क्या होगा? एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम सेम होते हैं लेकिन जो क्रोमैटिड होंगे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्रोमैटिड क्या होते हैं? अगर ये क्रोमोसोम बनाया है मैंने क्रोमोसोम बनाया, तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं कि ये एक क्रोमैटिड हो गया इस साइड वाला एंड ये वाला एक। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड डबल होंगे, जिसको हम सी वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि सी से हम उसे डिनोट करते हैं। तो एस फेज में क्या क्या होता है? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, या फिर रेप्लिकेशन को आप सिंथेसिस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर डीएनए का सिंथेसिस होगा। इसमें डीएनए का अमाउंट डबल होगा, यानी कि 2C का 4C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और एस फेज में मेनली हिस्टोन प्रोटीन भी बनते हैं, ठीक है। ये हो गया एस फेज के बारे में। अब हम देखेंगे G2 फेज के बारे में। तो G2 में मेनली प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सेल ग्रोथ कंटिन्यूएशन होगा एंड पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, यह है इंटरफेस की डायग्राम जिसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। उसके बाद ER भी है, गोल्जी बॉडी है, डीएनए है जिसका कंटेंट है 4C, न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है एंड सेंट्रोसोम भी दिख रहा है। और जो जीनोमिक मटेरियल है वो टैंगल है, ठीक है, मतलब अनटैंगल है कि मतलब वो बिखरा हुआ है पूरी तरीके से, कंडेंस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इंटरफेज में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, Some cells in adult animal do not exhibit cell division. अडल्ट एनिमल में कुछ सेल्स ऐसी होती है जो सेल डिवीजन एग्जिबिट नहीं करती, जैसे कि हो गई हार्ड सेल, ठीक है, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता। उसके बाद मेनी अदर सेल डिवाइड ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल दैट हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू इंजरी एंड सेल डेथ। दिस सेल्स डू नॉट डिवाइड। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही डिवाइड करती है और वो जीवन फेज को एग्जिट कर देती है और इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, जिसको बोला जाता है क्विसेंट या फिर जीनोड फेज। जिसको क्या बोलते हैं? क्विसेंट या फिर जीनोड फेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सेल जीनोड फेज में है मतलब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगी, नहीं, वो होगी मेटाबॉलिकली एक्टिव, no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। जब ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी तभी वो सेल डिवाइड करेगी, तब तक वो इनएक्टिव स्टेज में रहती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन एनिमल्स माइटोसिस सीन इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। एनिमल्स के अंदर माइटोसिस डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में होता है और एक्सेप्शन है इसका हनी बी में जो हैप्लॉइड सेल्स होती है वो भी माइटोसिस से डिवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट्स माइटोटिक डिवीजन इज सीन, और प्लांट्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड सेल में भी होगी और डिप्लॉइड सेल में भी होती है। ये हमने देख लिया इंटरफेस के बारे में, जिसमें हमने G1, S और G2 के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे M फेज के बारे में। तो M फेज को बोला जाता है माइटोसिस फेज, ठीक है। सेल डिवीजन प्रॉपर, यहाँ पे सेल डिवीजन प्रॉपर होगी। इंटरफेज में क्या हो रहा था? सेल डिवीजन होने की प्रिपरेशन हो रही थी, ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें लगेंगी, तो वो सारी प्रिपरेशन हो रही थी। और एम फेज में प्रॉपरली सेल डिवीजन होगा। एक्चुअल डिवीजन होता है माइटोसिस में अबाउट एंड 1 आवर, 1 घंटा लगेगा। स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा जिसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो यानी कि न्यूक्लियर एंड काइनेसिस यानी कि डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा। यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा एंड देन साइटोकाइनेसिस होगा। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, मतलब बहुत ड्रामा यानी कि बहुत सारी स्टेजेस है इसके अंदर,
तो इसीलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड भी कहा जाता है सेल साइकिल का। इन्वॉल्व मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल के सारे कंपोनेंट का इसमें मतलब यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, क्रोमोसोम के नंबर सेम होते हैं इसमें, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। अगर डिप्लॉइड सेल में अगर माइटोसिस होगा तो वो डिप्लॉइड ही बनेगी, यानी कि 2n से 2n ही बनेगी। अगर हैप्लॉइड में होगा तो n से n ही बनेगी, यानी कि इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव होती है। वेरी क्लियर कट डिवीजन कैन नॉट बी ड्रॉ बिटवीन वेरियस स्टेजेस, मतलब आप देख के ये नहीं बता सकते कि सबसे पहले प्रोफेज हो रही है, देन मेटाफेज हो रही है, देन एनाफेज हो रही है, देन टीलोफेज हो रही है, हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेनली एम फेज में चार फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज के बारे में कि प्रोफेज में क्या क्या होता है। तो प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, फॉलोज SN-G2। SN-G2 के बाद जो फेज होगी वो होगी प्रोफेज। उसके बाद वन सेकेंड, ओके, मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मैंने आपको बोला ना कि इंटरफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा, तो इसमें उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल, टैंगल था तो अब अनटैंगल हो जाएगा ड्यूरिंग क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा। एंड न्यू डीएनए मॉलिक्यूल आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड इंटरवाइन होते हैं, मतलब शुरुआती हुई है ना अभी कंडेंसेशन होने की, पूरी तरीके से कंडेंस नहीं हुए हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट, डुप्लीकेटेड सेंट्रोमियर बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोमियर होंगे वो अपोजिट पोल को मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज कंप्लीट हो चुकी है? तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, हमें कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम सीन एज टू क्रोमैटिड अटैच टू सेंट्रोमियर, दो क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से अटैच दिखेंगे। ईच सेंट्रोमियर रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल, हर सेंट्रोमियर से हर सेंट्रोजोम से माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट होंगे यानी कि निकलेंगे। व्यू अंडर माइक्रोस्कोप एंड डिसअपियर, अगर हम प्रोफेज वाली सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो जितने भी सेल ऑर्गेनल थे, गोल्जी हो गया, ER हो गया, न्यूक्लियलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, वो सारे हमें डिसअपियर दिखेंगे यानी गायब हो जाएंगे। उसके बाद टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस क्या होता है? दो एस्टर और एक स्पिंडल फाइबर मिलके बनाते हैं माइटोटिक अपरेटस, और इसमें स्पिंडल फाइबर भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये है प्रोफेज की डायग्राम जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल हो चुके हैं गायब, एस्ट्रल रेज निकल रही है सेंट्रोजोम से, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो गया है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज द मेटाफेज। देखो, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम स्प्रेड होते हैं। एंड बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? प्रोफेज में, और मेटाफेज में आके वो कंप्लीट हो गया। कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, और हम माइक्रोस्कोप के अंडर इसको क्लियरली हमें दिखेगा कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो चुका है कंप्लीट, तो इसे हम क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही थी प्रोफेज में, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। मार्क स्टार्ट ऑफ दिस फेज, मतलब जब मेटाफेज स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ओके अब मेटाफेज स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, एट दिस स्टेज मॉर्फोलॉजी कैन क्लियरली बी स्टडीड। बोला ना कि माइक्रोस्कोप के अंडर आप इसकी मॉर्फोलॉजी क्लियरली स्टडी कर सकते हो, मेटाफेज के क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी। मेटाफेज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ, कैसे बनते हैं मेटाफेज के क्रोमोसोम? जिसमें होंगे दो सिस्टर क्रोमैटिड जिनको सेंट्रोमियर पकड़ के रखेगा। सेंटर में होता है ना सेंट्रोमियर, जिसके ऊपर और नीचे दो क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं। देन स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बेस पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर, जो कि एक साइट ऑफ अटैचमेंट होता है किसका? स्पिंडल फाइबर का। कौन? काइनेटोकोर। to the chromosome that are moved to position at the center of the cell. Next point is the metaphase is characterized by all chromosome coming lie to equator with one chromatid. प्रोफेज में क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गए थे और वो बिखरे हुए थे, लेकिन इसमें क्या होगा? मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटर यानी कि सेंटर में आएंगे,
of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid to the other pole. This plane of alignment of chromosome of मेटाफेज जिसको बोला जाता है मेटाफेजिक प्लेट. की फीचर्स क्या क्या है मेटाफेज के? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम. हाँ ठीक है, पता है हमें. देन क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द बोथ द पोल. ये है मेटाफेज की डायग्राम जिसमें क्रोमोसोम आ चुके हैं इक्वेटर पे. ठीक है, ये इक्वेटर पे आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, स्पिंडल फाइबर है, एस्ट्रल रेज है, क्रोमोसोमल फाइबर भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं. उसके बाद थर्ड फेज है एनाफेज. ऑनसेट ऑफ दिस फेज ईच क्रोमोसोम स्प्लिट साइमल्टेनियसली. अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं ना, ये वाले क्रोमोसोम जो यहाँ पे आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे. अब देखो, onset of this phase each chromosome splits simultaneously and two daughter chromatids refer daughter to as chromosome of future daughter nuclei begin migration towards to opposite pole. मतलब जो सेंटर पे जो क्रोमोसोम थे वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो सेल के ऊपर और नीचे यानी कि दो अपोजिट पोल पे मूव होंगे. ठीक है, उसके बाद as each chromosome moves away centromere direct toward the pole with arms of the chromosome trailing behind. देन एनाफेज कैरेक्टराइज बाय एनाफेज. हमें कैसे पता चलेगा कि ये एनाफेज है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एनाफेज के? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, मतलब क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे और क्रोमैटिड अपोजिट पोल में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे. ये रही एनाफेज की डायग्राम. देखो, मेटाफेज में सेंटर में थे तो सेपरेट हो गए, यहाँ पे इन्वर्टेड वी शेप बन गए क्रोमोसोम, और आपको यहाँ पे एस्ट्रल रेज भी दिख रहे हैं, क्रोमोसोमल फाइबर्स भी दिख रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया एनाफेज. Then the fourth phase of the M phase is the telophase. तो telophase में क्या होगा? At the beginning of this stage, chromosome have reached to respective pole. Respective pole पे पहुंच चुके हैं क्रोमोसोम. ठीक है, and respective pole decondense and individually lost. Individual chromosome can no longer each set of chromatin tend to collect to each two poles. की इवेंट्स क्या क्या है कि जब प्रोफेज स्टार्ट हुई थी तो सारे सेल ऑर्गेनल गायब हो गए थे. ठीक है ना, डिसअपियर हो गए थे. इसमें फिर से वो बनने लगेंगे, यानी कि टीलोफेज में रीफॉर्मेशन होगा गोल्जी का, ईआर का, न्यूक्लियोलस का. न्यूक्लियर एनवलप डेवलप क्रोमोसोमल क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई. और इसमें टू डॉटर न्यूक्लियाई भी बनना स्टार्ट हो जाता है. स्टार्ट हो जाता है क्या मतलब? बन ही जाता है. देन क्रोमोसोम क्लस्टर at opposite pole as their identity lost as the discrete elements. ये देखो, ये है आपकी सारे सेल ऑर्गेनल फिर से रीअपियर हो गए, और ये है आपका क्रोमैटिन. ये 2n इज इक्वल टू 46, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, एस्ट्रल रेज है. ठीक है, तो ये हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई यहाँ पे. ठीक है, पहले क्या प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हो गई थी, यहाँ पे फिर से बनेगी, स्टार्ट हो जाएगी. और रिस्पेक्टिव पोल्स में दो मतलब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि ये दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगी, तो उसके पहले उनको दोनों अपोजिट पोल पे पहुंचाना जरूरी है. तो ये मेनली टीलोफेज पे होता है. उसके बाद फिफ्थ वन इज द साइटोकाइनेसिस. देखो, अकम्प्लिशेश कैरियोकाइनेसिस. पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा. कहाँ पे होता है वो? टीलोफेज में होता है. और अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा. साइटोकाइनेसिस एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन कंप्लीट्स प्लांट सेल enclosed by relatively inextensible cell wall. अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उनमें बनती है सेल वॉल. therefore undergo cytokinesis by wall formation. पहले एक वॉल फॉर्मेशन बनेगी, स्टार्ट इन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से स्टार्ट होगा एंड ग्रोज आउटवर्ड, एंड आउटवर्ड ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद अगर ये तो हो गया प्लांट सेल के बारे में. अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फरो बनना स्टार्ट हो जाएगा. फरो डीप होता जाएगा एंड अल्टीमेटली वो दो सेंटर को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देगा, कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देगा एंड देन सेल डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल. साइटोकाइनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन द टू डॉटर सेल. Precursor of new cell wall, cell plate represent middle lamellae between the wall of the two adjacent wall. Middle lamellae बनना start हो जाएगा mainly इसमें. In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. कुछ organism में
ऐसा नहीं होगा कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी एंड देन साइटोकाइनेसिस होगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंचियम, फिर उनमें सिंचियम बनता है। सिंचियम क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बनती है। मेनली आपको लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट का, जो ट्रिप्लॉइड होता है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंचियम यानी कि एक या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस। उसके बाद अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो देखो, results in production of diploid daughter cells with identical genetic component। माइटोसिस में क्या होगा, डिप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगी। सम लोअर प्लांट एंड सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉइड सेल डिवाइड करती हैं माइटोसिस से। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है, माइटोसिस से होती है। उसके बाद ये देखो, कुछ इस तरीके का एनिमल साइटोकाइनेसिस में मैंने बोला ना कि फरो बनेगा कुछ इस तरीके का, फिर दो सेल डिवाइड हो जाएंगी इस तरीके से एंड जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है सेंट्रीपिटल। और प्लांट साइटोकाइनेसिस इनर टू आउटर होगा यानी कि सेंट्रीफ्यूगल, और ये आउटर टू इनर है यानी कि सेंट्रीपिटल। और मेनली प्लांट साइटोकाइनेसिस में कैल्शियम पेक्टेट प्रेजेंट होता है एंड या दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक माइटोसिस। माइटोसिस के मेनली अगर हम फंक्शंस की बात करें तो माइटोसिस सेल रिपेयर में भी काम करेगा, जैसे कि अपर लेयर हो गई एपिडर्मिस की, या फिर गट की सेल लाइनिंग हो गई, या फिर ब्लड सेल्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, देयर कैन बी नो सेल डिवीजन विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसा होगा ही नहीं कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ एंड सेल डिवीजन हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेल ग्रोथ डिस्टर्ब्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो टू रिस्टोर इट टू माइटोसिस अकर। जो सेल ग्रोथ होती है वो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को डिस्टर्ब कर देती है टू रिस्टोर द माइटोसिस अकर, ताकि माइटोसिस हो जाए। हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन डजंट अकर। कुछ ऐसे हैप्लॉइड सेल, हायर प्लांट की कुछ ऐसी हैप्लॉइड सेल्स जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता, तो वहाँ पे बनते हैं माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेनली मेल गैमेट्स होती है एंड मेगास्पोर होती है फीमेल गैमेट्स। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, जो प्लांट का सबसे हाईली डिवाइडिंग पोर्शन होता है, तो माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कि अपाइकल कैम्बियम हो गया या फिर लैटरल कैम्बियम हो गया, रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, जो मतलब हमेशा ही ग्रोथ शो करती है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया पूरा माइटोसिस के बारे में। अब हम देखेंगे मियोसिस के बारे में। सो मियोसिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, जिसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ईच विद द कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड तब जाके वो बनती है डिप्लॉइड। उसके बाद गैमेट्स आर फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, ओके। देन स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन होती है मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम होंगे तो 23 मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। और माइटोसिस में क्या होगा, अगर 46 होंगे तो इसमें भी 46 जाएंगे, उसमें भी 46 जाएंगे, लेकिन मियोसिस में अगर 46 होंगे तो 23 डिवाइड हो जाएंगे। रिड्यूसेस द क्रोमोसोम बाय हाफ नंबर, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, ठीक है। Then meiosis ensures that the product of haploid phase in life cycle of sexually reproducing organism। Fertilization restore करती है diploid phase को। और mainly we come across meiosis during gametogenesis, जो plants और animal में होता है जब gametes बनती है तो mainly meiosis होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ meiosis के की फीचर्स। तो देखो, इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल्स, इनमें मेनली दो सिक्वेंशियल साइकिल होंगी। एक होगा न्यूक्लियर डिवीजन, फिर होगा सेल डिवीजन, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन देन सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन मेनली होता है मियोसिस 1 में एंड सेल डिवीजन मियोसिस 2 में, ओके। बट इनमें एक ही डीएनए रेप्लिकेशन की सिंगल साइकिल होती है, ठीक है, एक ही बार होगा। देन इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज। देन इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम लगेंगे एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब सपोज अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, तो इस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड पकड़ लो और इस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड, तो ये दोनों तो एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर हो गए ना, और ये जो है ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है। तो मेनली इनमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में रिकॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है और ये होमोलोगस चाहिए, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड, और एट द एंड ऑफ दिस मियोसिस हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट से। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मेनली न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो मियोसिस फर्स्ट की भी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। और प्रोफेज 1 की भी 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोफेज 1 होती है, प्रोफेज 1 डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो प्रोफेज 1 होती है लॉन्ग स्टेज, टिपिकली लॉन्गर होती है एंड कॉम्प्लेक्स होती है। माइटोटिक वाली जो प्रोफेज थी उससे ये कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें तो कुछ नहीं, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो डिसअपियर हो रहा था, जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो डिसअपियर हो रहे थे और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा था। लेकिन जो प्रोफेज 1 होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेज होती है प्रोफेज 1 की, विच इज लेप्टोटीन। ठीक है, तो लेप्टोटीन में क्या क्या होता है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम का कंटिन्यूअस थ्रू आउट द स्टेज। वहाँ पे भी कॉम्पैक्शन हो रहा था, यहाँ पे भी कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो रहा है और इसको बुकेट स्टेज भी बोलते हैं। यानी बुके कैसा दिखता है कि कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल उसी तरीके की लेप्टोटीन दिखती है। देन सेकेंड वन इज द जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम पेयर करना स्टार्ट हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, और ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम, और किन किन के बीच में पेयरिंग होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होगी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Electron micrograph of these stage indicate that the synapses accompanied by formation of the complex structure। और साइनेप्सिस कैसे बनेगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेज में क्या क्या होता है। मेनली जो उसका की फीचर है कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होंगे और कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये तो नहीं पूछेंगे, खैर छोड़ो। जाइगोटीन में साइनेप्सिस और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये देखो, ये है लेप्टोटीन जिसमें कंडेंसेशन हो चुका है स्टार्ट, यही दिख रही है हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमैटिन। उसके बाद जाइगोटीन में हमने क्या देखा कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और अब हम देखेंगे पेकाइटीन के बारे में। देखो यहाँ पे लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो गया था, लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो गया था एंड यहाँ पे हो गए पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो गए क्रोमोसोम जाइगोटीन में। ठीक है, थर्ड वन इज द पेकाइटीन। पेकाइटीन में क्या होगा, 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर टेट्राड। हमें टेट्राड यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इसमें बनेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स विच आर द साइट्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होते हैं, ऐसी साइट जहाँ पे होगा क्रॉसिंग ओवर। साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, की दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर होगा। और ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है। यहाँ पे लगेगा एंजाइम, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेज। मेनली रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन 2 क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ पे बाइवेलेंट टेट्राड बनेगा एंड रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड एट दिस स्टेज, एंड ऑफ दिस स्टेज लीविंग क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो पैकाइटिन में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा और रिकॉम्बिनेज एंजाइम मेनली इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज द डिप्लोटीन, फोर्थ सब स्टेप ऑफ प्रोफेज 1 विच इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन होती है इन पांचों फेज में से जो हमने देखी ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 फेजेस में जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है वो होती है डिप्लोटीन, जिसमें जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो साइट है क्रॉसिंग ओवर की उसको छोड़ के रिकॉम्बिनेशन रिकम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोला जाता है चियाज़मेटा, जिसको बोलते हैं चियाज़मेटा। और अगर हम कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte की बात करें तो उनमें डिप्लोटीन कुछ महीने या फिर कुछ सालों के लिए भी मतलब लास्ट कर सकती है। तो ये होगी पेकाइटीन। देखो, अगर पेकाइटीन में क्या हुआ था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपको दिख रहे हैं जिनके बीच में रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बना है। ये हो गया पेकाइटीन के बारे में। और डिप्लोटीन में क्या होगा,
दे रिमेन अटैच एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बना था और ये जो कॉम्प्लेक्स और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे बना था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे हो रहा है डिप्लोटिन में दे रिमेन अटैच एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देन next is the fifth stage is the dikinesis. Dikinesis is marked by the terminalization of chiasmata. क्रोमोसोम इसमें फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और फिर मेटाफेज में जाएंगी क्रोमोसोम। Meiotic spindle assembled to prepare homologous chromosome for separation. By the end of these stage न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप है यहाँ पे, ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप थी, ये जो है ना ये है न्यूक्लियर एनवेलप जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाली। तो इसका तो ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम देखेंगे मेटाफेज 1। मेटाफेज में बाइवैलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं, जैसे माइटोसिस की मेटाफेज में हो रहा था कि इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। देन एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड जो है लेकिन वो सेंट्रोमियर से अटैच होंगे, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। टीलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होगी एंड साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय रिजल्टिंग इन द डायड ऑफ सेल। साइटोकाइनेसिस होने के बाद डायड ऑफ सेल्स बनेंगे। देन इंटरकाइनेसिस जनरली शॉर्ट लिव होती है। ये दो मियोटिक डिवीजन के बीच की स्टेजेस होती हैं। Although in many cases chromosome do undergo some dispersion, they do not reach extremely extended state of the interphase nucleus. इसमें कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा और ये प्रोफेज के बाद होती है, मच सिंपलर देन द प्रोफेज सेकेंड। ओके, उसके बाद देखो ये है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या बोला था मैंने आपको कि चियाज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, तो ये हो गया टर्मिनलाइजेशन, और ये है आपकी मियोसिस फर्स्ट, सॉरी मेटाफेज फर्स्ट, नहीं एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद ये है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के बाद हमने देखी टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया, आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज द मियोसिस सेकेंड। अब हमने देख लिया मियोसिस फर्स्ट, अब हम देखेंगे मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड रिसेंबल नॉर्मल माइटोसिस, जैसे माइटोसिस होती है तो ये भी उससे ही रिसेंबल करती है। मियोसिस सेकेंड में इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा इमीडिएटली मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी, यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। देन मियोसिस सेकेंड में भी 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज 2 के बारे में। तो देखो प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द स्टेज, हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, एंड क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, उसके बाद एनाफेज सेकेंड बिगिंस विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम यहाँ पे बने थे उनके सेंट्रोमियर की साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग हो जाएगी। मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, और दोनों अपोजिट पोल में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर। देन टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज सेकेंड में क्या होगा कि टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम गेट एनक्लोज बाय द न्यूक्लियर एनवेलप फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्टिंग इन द टेट्राड ऑफ सेल, एंड देन फाइनली 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो ये देखो ये हो गए, ग्रुप स्टार्ट हो गए, ये प्रोफेज 2 की डायग्राम में बाय द वे। ठीक है, देन 4 सेल बनेंगी फाइनली, साइटोकाइनेसिस जब होगा तो 4 सेल बन जाएगी। एंड उसके बाद अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अचीव अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, की स्पेसिफिक क्रोमोसोम का कंजर्वेशन करने का काम करती है, इवन दो प्रोसेस Pers paradoxically result in reduction of chromosome number by its half. Even
कि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ से रिड्यूस हो रहा है, फिर भी देन इफ इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, बिकॉज इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है क्रोमैटिड दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में, तो इसकी वजह से इसमें बहुत ही वेरिएबिलिटी की भी चांसेस होती है मियोसिस में, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में यही होता है, इसीलिए एवरीवन लुक्स डिफरेंट क्योंकि वेरिएशंस है। उसके बाद वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन के लिए तो वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कंप्लीट माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसमें और इवोल्यूशन से याद आया कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, जब मतलब आगे का लेक्चर होगा जिसमें हम सेल साइकिल का रेगुलेशन पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन देखा, उसमें हमने देखा इंटरफेस 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 में हमने देखी 3 फेजेस, G1, S और G2। फिर हमने देखा एम फेज में भी हमने 4 फेजेस देखी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस भी देखा, फिर हमने मियोसिस स्टार्ट किया, एंड मियोसिस में हमने मियोसिस 1 और मियोसिस 2 डिस्कस किया। मियोसिस 1 में हमने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 देखा। प्रोफेज 1 के भी हमने 5 स्टेजेस देखी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। और उसके बाद हमने प्रोफेज 2 देखी, मेटाफेज 2 देखी, एनाफेज 2 देखी, एंड या वी आर डन विद द सेल साइकिल एंड डिवीजन। आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। बस मेनली किस स्टेज में क्या होता है उसका जो की फीचर है हमें बस वही याद रखना है, एंड मेनली क्वेश्चंस तो मतलब जो प्रोफेज फर्स्ट के जो 5 स्टेजेस हैं उसमें उससे पूछते हैं, या फिर ऐसे पूछेंगे कि प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 में क्या क्या डिफरेंसेस है, या फिर माइटोसिस की प्रोफेज और मियोसिस की प्रोफेज में क्या डिफरेंस है, मेटाफेज में क्या डिफरेंस है, एनाफेज में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग अगर ऐसा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना तो वो इजी भी होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो वैसे ही पूछेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय, मिलते हैं लास्ट लेक्चर में।